तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमरजीत और आप सभी को नॉलेज ई24 में स्वागत है। तो देखिए, आज एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड बहुत ही बिग अपडेट मैं आपके बीच लाया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और जो भी स्टूडेंट एनआईएस डीएलएड को लेकर बहुत ही बेसब्री से इसके फैसले को लेकर इंतजार कर रहे थे, या जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनआईएस डीएलएड का डिबेट के बाद जो परेशान हो गए, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अपडेट है, चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था वो किसके फेवर में है, इस रिलेटेड भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इसके साथ ही सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, क्या इसके एनआईएस डीएलएड के फैसले से बीपीएससी टीआरई 7th फेज पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मैं इतने अच्छे से क्लियरफाई कर दूंगा ताकि आप लोग भी समझ जाएंगे कि कौन सा फैक्ट सही है और कौन सा फैक्ट गलत है। क्योंकि इस पर क्या हुआ है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आए हैं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूज हो चुके हैं, और उनका बार बार मेरे चैनल पे कमेंट आ रहा था, या मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कमेंट आना शुरू हो गया था। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आप सभी के बीच एक वीडियो लाके बिल्कुल जो शुरू से होता है, स्टार्टिंग से मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे एनआईएस डीएलएड का उस दिन आप लोग बहस सुने होंगे, उसके बाद बहुत सारे चैनल वालों को, हमको लगता है मैक्सिमम चैनल वालों को समझ में नहीं आया कि उस दिन का फैसला किसके फेवर में हुआ था। तो इस कारण से देखिए वो वीडियो बना रहे हैं कुछ न कुछ गलत उलत तथ्य में लगा के अपना। तो देखिए, बहुत सारे एडवोकेट से बात करने के बाद इससे जुड़ी जो डिटेल्स में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है, वो मैंने सोचा कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूं। तो आइए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 7th फेज को लेकर फिर मैं इससे रिलेटेड बात करूंगा कि उस दिन के बहस में किसके फेवर में बात हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय है वो आने वाला है, वो किसके फेवर में आएगा। तो आइए सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बीपीएससी टीआरई 7th फेज जो है उस पर क्या एनआईएस डीएलएड का प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दूंगा कि 100% मैं लिख के देता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 7th फेज पे इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए 7th फेज में है क्या इसमें कि मैंने बहुत सारे चैनल पे देखा जो डायरेक्ट लगाए कि बीपीएससी 7th फेज से एनआईएस डीएलएड वाले होंगे बाहर, ऐसा करके थंबनेल लगाए हुए थे। और इस पर उसके बाद मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे का मैसेज आ रहा था। तो इस रिलेटेड मैंने बहुत सारे जो एडवोकेट थे उनसे बात किया, बहुत सारे पदाधिकारी से बात किया, क्या अभी भी इस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, उनके द्वारा साफ बताया गया कि ये जो है 7th फेज वाले वो सभी अब ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि प्रोविजनल ही सही नियुक्ति पत्र भी उनको मिल चुका है और बहुत जल्दी उनको स्कूल भी मिलने वाला है। तो इसलिए अब देखिए वो भी सरकारी मान्यता में जा चुके हैं। तो इस कारण से आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ प्रभाव पड़ेगा जो आगे नियुक्ति है उससे रिलेटेड। आप पे बिल्कुल कुछ भी ऐसा फैसला आ जाए, लेकिन आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि जो भी डिग्री का तो बात है ही, साथ ही वो जो है एग्ज़ाम पास करके गए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करवा के गए हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। और इससे जुड़ी जो बहस थी किसके फेवर में हुई, अब मैं उस पर आता हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 7th फेज को लेकर जो आपके बीच डाउट बने हुए थे वो क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि देखिए, इसका मेन मामला एक और है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, या बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा जो कि टीआरई में फेल हो चुके हैं 1 to 5 में। तो इसका जो सेकेंड मेधा सूची आने वाली है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि एनआईएस डीएलएड वाले बाहर होंगे तो मुझे अंदर ले लिया जाएगा। देखिए, उनका औकात तो है नहीं एग्जाम निकालने का, बट इस पर क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आप सभी को अपडेट कर दूं। अब देखिए, मेन मुद्दा है वो एनआईएस डीएलएड को लेकर है। तो देखिए, हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो कन्फ्यूज्ड हैं, वो पूरा मामला सुने ही नहीं है इससे रिलेटेड क्या बात हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो 100% कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अभी आपको ये बताएगा कि 100% एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही आएगा या 100% इसके विपरीत ही आएगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने उसको सुना, पूरा क्लिप मैंने शुरू से लास्ट तक सुना, और मैंने आपके भी शेयर भी किया, और साथ ही मैंने वहाँ पे जो बहुत सारे एडवोकेट थे उनके द्वारा बात करने के बाद राय भी उनसे पूछा। उनके द्वारा देखिए साफ कहा गया कि जहाँ तक आप लोग देखे होंगे कि लंच से पहले उनसे उनके द्वारा जो क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और ये देखिए कोई भी केस होगा क्रॉस क्वेश्चन पूछना उनका काम ही है, क्योंकि उनके पास एनआईएस डीएलएड से जुड़ी बहुत डाउट आ रहा था। तो स्वाभाविक है कि वो पूछेंगे ही,
लेकिन यहाँ पे उसके बाद एडवोकेट का काम होता है कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। और जहाँ तक आप लोग अगर पूरा डिबेट सुने होंगे तो आप लोग देखे ही होंगे कि एनआईएस डीएलएड के जो एडवोकेट थे मीनाक्षी अरोड़ा जी, उनके द्वारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया। लेकिन देखिए हुआ क्या कि जो जस्टिस थे, माननीय जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो थे, वो 100% संतुष्ट नहीं हो पाए इससे। तो इस कारण से वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते गए और सभी को लगा कि अब एनआईएस डीएलएड तो हारने की मोड़ पे ही है। तो ऐसा नहीं है। देखिए मैं हाँ ये मानता हूँ कि 100% जो जस्टिस थे वो इससे सहमत नहीं हो पाए इस आंसर से, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि वो एकदम से माने नहीं। आप लोग अगर पूरा देखे होंगे कि हाफ जो टाइम होता है, तो उससे पहले जो एनआईएस डीएलएड के जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा बार बार क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन वही जब लंच के बाद, ब्रेक के बाद वो आए, तो उसके बाद जो मीनाक्षी अरोड़ा जी के द्वारा जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो उस पर कहीं ना कहीं वो बाद में धीरे धीरे अपना राय उसके प्रति इंटरेस्ट जगने लगा और वो उनका बात जो था वो बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे। तो ये दोनों के बीच में मैटर था। और फाइनली देखिए यहाँ तक जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि अभी भी देखिए 60-40 का लड़ाई है। 60% अभी भी एनआईएस डीएलएड की तरफ है और 40% जो है वो बीएड की तरफ है। तो यही दोनों के बीच में भी डिफरेंसेज है और यही मैंने आपके बीच अभी एक्सप्लेन भी किया कि देखिए 100% अगर वहाँ पे जो इनके आंसर से वेरीफाइड जस्टिस हो जाते तो कहीं ना कहीं वहीं पे आपका फैसला आ जाता। लेकिन यहाँ पे यही हुआ है कि 100% वेरीफाई नहीं हो पाए, जिस कारण से एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को लगता है कि क्या हम केस। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूँ। कहीं वीडियो हो सकता है लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो बना के मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अभी हियरिंग, यहाँ पे जो आपके देखे होंगे कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट के लिखा गया कि हियरिंग एंड रिजर्विंग केस, मतलब हियरिंग सुन चुका है केस को, रिजर्व में रखा गया इसका फैसला के लिए। तो इस पे अब क्या होगा कि देखिए डायरेक्ट फैसला इस पे नहीं दिया जाता है। अब इसके जो एविडेंस होंगे उसके बहुत गहन अध्ययन से इस पे रिसर्च करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी केस जाता है तो वो इसके लास्ट तह तक जाना चाहते हैं। तो इस पे अब बारीकी से जांच होगा, उसके बाद इसका फैसला आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक अभी तक लगता है कि जो उनका 2 क्वेश्चन था, एक 18 मंथ को लेकर, तो उनको कहीं इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि ये 18 मंथ का था, क्योंकि सभी जगह 2 साल यहाँ पे शो किए गए हैं। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फैसला एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही आएगा। साथ ही इससे जुड़ी और भी कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको बीच ज़रूर शेयर करूंगा, और आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।